हेलो दोस्तों, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था। उसका लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं मौर्य डायनेस्टी, मौर्य काल एवं उसकी शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण दोस्तों, ये प्रश्न हमारे किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का विवरण है? वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का विवरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है। और मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने अपने राज दरबार से मौर्य दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चलिए दोस्तों, हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है? अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा जनहित कार्य। जनता के हित में किए गए कार्यों के कारण ही अशोक को अशोक महान कहा जाता है। अशोक महान कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा पाटलिपुत्र, और यह 250 BC यानी कि 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में संपन्न हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तीस थे। और इसी तृतीय बौद्ध सम्मेलन में ही हमारा अभिधम्मपिटक नाम का एक तीसरा ग्रंथ जोड़ा गया था, जो कि विनय पिटक और सुत्त पिटक के साथ मिलकर बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहलाई। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रुमनदेह स्तंभलेख किसके शासनकाल का है? रुमनदेह स्तंभलेख किसके शासनकाल का है? दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अशोक के शासनकाल का है। और इस स्तंभलेख के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी और गौतम बुद्ध का जन्मस्थान होने के कारण उसने यहाँ के कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। और रुमनदेह स्तंभ ब्राह्मी लिपि में लिखा गया एक स्तंभ है और यह लिपि बाएं से दाएं को पढ़ी जा सकती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धौली में क्या है? धौली में क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा शिलालेख, और यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। और इससे बौद्ध धर्म और दर्शन की जानकारी मिलती है। और इस पर हाथियों की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। धौली में मौर्य साम्राज्य यानी कि अशोक से संबंधित शिलालेख हैं और यह उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है। और इस पे हाथियों की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं और इससे बौद्ध दर्शन और धर्म का उल्लेख चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बृहद्रथ। और प्रथम कौन था दोस्तों? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी और अंतिम जो शासक था वह बृहद्रथ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शासक जैन था? निम्न में से कौन सा शासक जैन था? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और अपने जीवन का अंतिम समय श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया और संथारा प्रथा से अपने प्राणों का त्याग कर दिया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल। किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया? किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा श्रवण बेलगोला, और यह है कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था और संथारा पद्धति से अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चाणक्य। और चाणक्य को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कौटिल्य, विष्णुगुप्त, और चाणक्य की जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का सपना देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? सांची के स्तूप में किसकी अस्थि है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सारिपुत्र एवं मोदगलायन की, सारिपुत्र एवं मोदगलायन की। और यह अशोक ने इसका निर्माण मध्य प्रदेश के रायसेन नामक स्थान पर कराया था। और वहाँ पर यह 3 स्तूप का निर्माण कराया गया था। सबसे बड़े स्तूप को महास्तूप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्य वंश का अंत किसने किया? मौर्य वंश का अंत किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा शुंग ने। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग, जो कि उसका सेनापति था, उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ किस स्थान से अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था? ये सवाल हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अशोक ने अपने शासन के 20 वर्ष लुम्बिनी, जो कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, वहाँ की यात्रा की और वहाँ के कर को घटाकर 1/8 कर दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान की, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस के रूप में पहचान की। और चंद्रगुप्त मौर्य के इसके अलावा बहुत सारे नाम थे, जैसे सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सैंड्रोकोप्टस, और मुद्रा राक्षस में से वर्सल कहा गया है। वर्सल, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कहा जाता है। और डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलिंग भारत में कहाँ स्थित है? कलिंग जो जगह है दोस्तों, वो भारत में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा उड़ीसा राज्य में। कलिंग हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये दोस्तों इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। कलिंग जो है हमारा राज्य नहीं है, उड़ीसा में एक जगह है। उड़ीसा एक राज्य है भारत का, और कलिंग भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजतरंगिणी निम्न में से किसके इतिहास का प्रमुख स्रोत है? तो राजतरंगिणी निम्न में से किसके इतिहास का प्रमुख स्रोत है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कश्मीर। और कश्मीर अशोक का बसाया एक सम्राट अशोक का बसाया एक नगर था। और राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो कल्हड़, दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके।
किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कश्मीर और राजरंगनी कल्हण द्वारा रचित एक कश्मीर के राजा की एक कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? दोस्तों, शिलालेखों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अशोक ने कुछ शिलालेखों पर अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी के नाम से दर्शाया था और अशोक महान को ही देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे प्राप्त है? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय, दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में इन्होंने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम दोस्तों हमारा एक तो विष्णुगुप्त हो जाएगा और एक कौटिल्य, जो कि हम पिछले सवाल में भी डिस्कस कर चुके हैं। कौटिल्य, और इन्होंने राजनीति विज्ञान की पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी और ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? दोस्तों, द प्रिंस मैकियावेली की एक पुस्तक है, तो उसकी तुलना हमारे भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र से की जाती है और इसके रचयिता कौटिल्य यानी कि चाणक्य विष्णुगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे, और यह राजनीति विज्ञान से संबंधित एक ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक। और अशोक के बारे में यह भी धारणा है कि उसने अपने 100 भाइयों को मारकर राज सिंहासन को प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास चंडालिका, चारुलता, गौतमी और कारुआकी। इसका सही जवाब हो जाएगा कारुआकी। कारुआकी से सर्वाधिक प्रभावित था सम्राट अशोक। कारुआकी जो कि इसकी पत्नी थी उससे सर्वाधिक प्रभावित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? बिंदुसार के शासन में तक्षशिला में अशांति फैल गई और उसे दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा और उसने वहां जाकर उस विद्रोह को शांत किया और प्रजा का प्रिय बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मौर्य वंश। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और उसका अंतिम शासक बृहद्रथ था और प्रथम शासक उसका जिसने उसकी स्थापना की थी वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य, जिसका नाम चाणक्य भी था, किसका प्रधानमंत्री था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर चाणक्य ने अखंड भारत का सपना देखा और अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था और भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की घोषणा
कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला का निरूपण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा बौद्ध। और सांची जो है हमारा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची में 3 स्तूप हैं और सबसे बड़े स्तूप को महास्तूप कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? इसके ऑप्शन हैं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और कुणाल। तो मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अखंड भारत का सपना देखा था और उसने दक्कन में विजय प्राप्त की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक के अनुसार उसने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया था? 7 भागों में विभाजित किया था। और किसके अनुसार? इंडिका, जो कि भारतीय शासन व्यवस्था पर लिखी गई, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? दोस्तों उसका सही जवाब हो जाएगा पण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा थी उसे पण कहा जाता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार ये तीनों ही मौर्य वंश से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? हमारा ऑप्शन है कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसके ऑप्शन है हमारे पास अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास और भास। तो दोस्तों उसका सही जवाब हो जाएगा हमारा विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त द्वारा लिखित एक पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? हमारे ऑप्शन है गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र और टोपरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक महाजनपद नगर था, 16 महाजनपदों में से एक था। तो यहाँ पर अशोक के शिलालेख नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? हमारे ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गुप्त और कुषाण। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की 322 ईस्वी में स्थापना की थी। और इसका अंतिम शासक बृहद्रथ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। हमारा ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में हमारे पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। हमारा ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा प्राकृत भाषा में। अशोक के जो शिलालेख है मुख्यतः प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है?
हमारा ऑप्शन है आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो जैसा कि हमें पता है कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है और इनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में लिखी गई राजनीतिक नीतियों पर लिखी गई एक पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? हमारा ऑप्शन है अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र, जिसे अब वर्तमान में पटना कहा जाता है, किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो किस प्रकार से बना हुआ था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो हमारा लकड़ी का बना हुआ था और ये कहाँ था? पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। दोस्तों एकमात्र स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा मास्की का लघु स्तंभ, रोमनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ और भाबरू स्तंभ। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा भाबरू स्तंभ और यह राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या ऋषिकेश में? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कालसी में और ये देहरादून में स्थित है। कालसी जो है एक देहरादून का एक शहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसके ऑप्शन है अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त और खरगोन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान बनवाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इसके ऑप्शन है हमारे पास शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12 और 13। सही जवाब हो जाएगा हमारा अशोक के 13वां शिलालेख में। और इसी शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध विजय प्राप्ति के पश्चात अशोक ने बहरी घोष के स्थान पर धम घोष की घोषणा कर दी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 305 ईसा पूर्व में। और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से शादी कर ली और शादी के पश्चात सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हेरात और मकरान 4 शहरों को चंद्रगुप्त मौर्य को दान स्वरूप, संधि स्वरूप दे दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? हमारे ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और दशरथ। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अशोक। सम्राट अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की और इसका विवरण हमें कल्हड़ की रजत रंगनी में मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य, जो कि तक्षशिला के एक शिक्षक और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे,
उनके द्वारा लिखित राजनीति विज्ञान की एक पुस्तक। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा उपगुप्त। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? इसके ऑप्शन है हमारे पास मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लूटार्क और एरियन। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मेगास्थनीज, और इसका विवरण हमें मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। मेगास्थनीज द्वारा रचित एक पुस्तक है इंडिका, और उसमें पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सड़क निर्माण अधिकारी को। सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा गया है, और जिला प्रशासक को स्थानिक कहा जाता था। स्थानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है गूढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार, खोजी। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा गूढ़ पुरुष। मौर्य शासक काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढलने की कोशिश की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा तीस। श्रीलंकाई एक शासक थे और जिन्होंने अशोक के आदर्शों के अनुरूप अपने शासन और अपने आप को ढालने की कोशिश की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? हमारे इसके ऑप्शन है हमारे पास पूर्व, परिशिष्ट पर्वन, अंग और उपांग। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा परिशिष्ट पर्वनम। और इसके जो लेखक है वो है हमारे हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? इसका ऑप्शन है फागुन, जिसे मार्च कहते हैं, आषाढ़ जुलाई कहते हैं, ज्येष्ठ जून कहते हैं, और पौष या मार्च जनवरी फरवरी। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा आषाढ़ जुलाई से। जैसे हमारा वित्तीय वर्ष 1 मार्च से शुरू होता है, ऐसे ही मौर्यकालीन समय में यह आषाढ़ या जुलाई से शुरू होता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? हमारे ऑप्शन हैं अफगानिस्तान, चीन, बर्मा और नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाए गए हैं। इसका सही जवाब है हमारा अफगानिस्तान में भी अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? इसके ऑप्शन है कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क और मेगास्थनीज। इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटीओकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? हमारे ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और कुणाल। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बिंदुसार। बिंदुसार ने एंटीओकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भेजने का आग्रह किया था, जिसमें से उसने अंजीर, शराब तो भेज दिया था, जबकि दार्शनिक को भेजने की अनुमति प्राप्त नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई के लिए जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, इसके ऑप्शन है महावंश, दिव्यावतार, 13वां बृहत शिलालेख और 7वां
स्तंभ शिलालेख। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 13वां। बृहद शिलालेख के अनुसार अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की और कलिंग को जीतकर उसका मन इतना व्यथित हुआ कि उसने सभी लड़ाई और झगड़ों को छोड़कर बहरी घोष के स्थान पर रणघोष के स्थान पर धर्मघोष की स्थापना की थी। चलिए, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? इसके ऑप्शन है हमारे पास उज्जैन, तक्षशिला, स्वर्णगिरी और तोसली। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा उज्जैन। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में अवंती नामक स्थान का गवर्नर था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इसके ऑप्शन है पृथक कलिंग शिलालेख, दूसरा वृहद शिलालेख, पांचवा वृहद शिलालेख और बराबर गुहा शिलालेख। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा प्रथम कलिंग शिलालेख के अनुसार अशोक ने यह घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? इसका ऑप्शन है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राज के भूमि से प्राप्त आय, उसर भूमि। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा राज के भूमि से प्राप्त आय को सीता भूमि या सीता कहा जाता था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा स्तंभ। स्तंभ मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप, राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए महास्थान, जो कि बांग्लादेश में स्थित है, सोहगरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन दो स्थानों से हमें यह जानकारी मिलती है कि मौर्य काल में अकाल, सूखा और दैवीय प्रकोप जैसे राहत कार्य किए गए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन है महेंद्र, संघमित्रा, ए और बी दोनों, महारक्षित। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में एवं शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा खरोष्टी लिपि। ये दो ऐसे स्थान हैं जहाँ से प्राप्त शिलालेख की जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कुना जो कि कांधार में स्थित है, वहाँ से द्विभाषीय ग्रीक और अरामाइक लिपि में लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 15। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में सम्मिलित थे? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश शामिल थे। चलिए दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। जिस दोस्त ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आपके पास वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जल्द ही हम अपनी नई वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे, आपके अपने पसंदीदा विकास वर्चुअल क्लास में। और अपने चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।